स्टूडेंट्स, ये लेक्चर कौन से? KF6 लेक्चर 55 स्टार्ट करते हैं। शेयर होमवर्क का सवाल आसान ही था, कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं आया तो था लेक्चर रिकॉर्ड करवाने, बट मैं रिकॉर्डिंग मेरा नहीं ख्याल अब करवा सकता हूँ। तो अब मैं लास्ट टाइम वाला क्लिप शेयर करने लगा हूँ आपसे, तो पेज नंबर से डिफरेंट होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो नोट कर लो। यार कल हम यहाँ तक थे मेरे भाई, ये याद है पेज 308 पे थे, पेज 308 पे, इधर आओ ना, पेज 308 पे। ये सारा अभी मैंने पढ़ाना था आपको, ये सारा अभी पढ़ाना था, सिर्फ ए और बी पढ़ाया था, समझा दिया था, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ाना था। क्लियर? अच्छा, पेज 309 भी इग्नोर करो। अब मैं कल आपको इंशाल्लाह कराऊंगा ये 6A भी इग्नोर करो, 7 भी इग्नोर करो, सेक्शन 115 भी इग्नोर करो। मैं आपको बताता हूँ जो हमने आज करना है। यार आज हमने करना है ये, लेकिन आप लाइन लगा लो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आज के लेक्चर में हम ये करेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? ठीक है यार, पुरानी किताब में ना ये जो पेज नंबर है, इसका पेज नंबर था 275। बोलो क्या पेज था पुरानी किताब में इसका? 275। ये ओल्ड बुक में था, तो अभी मैं लेक्चर में बोलूंगा पेज 275 खोलें, तो आपने अपनी किताब का कौन सा पेज खोलना है? 311। क्लियर? अच्छा, ये ना वेल स्टेटमेंट की थोड़ी इंग्लिश है, लेकिन प्लीज यार इसमें सबसेक्शन 3 मैं नहीं कराऊंगा। ये सबसेक्शन 3 लास्ट टाइम किताब के अगले सफ़े पे था, इसलिए शायद मैं कोई क्लास में लफ्ज़ बोलूँ सबसेक्शन 3 अगले सफ़े पे है, वो बात अब इग्नोर कर देना, आप समझ ही जाओगे। बस 1 और 2 आप खोल के रखना इंशाल्लाह, वो मैं कराऊंगा। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ वेल स्टेटमेंट का ना, ये मोटा मोटा आइडिया दिया जाएगा वेल स्टेटमेंट होती क्या है। यानी आपके बीवी बच्चों के एसेट्स वगैरह की डिटेल होती है, इसको आप पर्सनल बैलेंस शीट भी कह सकते हो। बहरहाल लेक्चर में डिटेल से देखते हैं। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मोहतरम करेंगे पेज 312 पे, पेज 312 पे। लेकिन ये पुरानी किताब में ना इसका पेज था 276, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि वो पेज 276 खोल लें। तो फिर आपने ये वाला सफ़ा खोलना है, ये वाला सफ़ा खोलना है, और फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये वेल स्टेटमेंट है, पहली और आखिरी दफ़ा आपने यानी बनानी है, एक ही क्लास है इसकी वेल स्टेटमेंट की, तो प्रॉपर ये 35-40 मिनट लग जाएंगे हमें क्लास में वेल स्टेटमेंट बनाते हुए। तो वो जो चीज़ें रहेगी कल से हम चला रहे थे, मादरत उसके लिए, तो वेल स्टेटमेंट अब आप सीख लें। इसमें ये ज़रा ध्यान रखना, पिछली दफ़ा ये जो न्यूमेरिकल था ना नदीम वाला, किताब के सफ़े के टॉप पे नहीं था, सफ़े के एंड पे था न्यूमेरिकल। दिखा देता हूँ आपको, पिछली दफ़ा किताब में किस पेज पे था? 276। तो ये पिछली दफ़ा वाली किताब मैंने आपके सामने खोली, तो देखो ये आपकी किताब में तो सफ़े के टॉप पे आ रहा है, लेकिन ये पुरानी किताब मैंने खोली है पुरानी, इसमें कौन से पेज पे आ रहा है? 276। तो ये दो क्लिप हैं, दोनों क्लिप्स में मैंने अलग अलग कपड़े शायद पहने हों। पहले क्लिप में हम थ्योरी पढ़ेंगे वेल स्टेटमेंट की, 10-12 मिनट की वो वीडियो होगी, और फिर आखिरी 30-40 मिनट के अंदर हम वेल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं, अभी न्यूमेरिकल कोई नहीं होमवर्क में। अगले सफ़े पे क्यों आना है? पेज 275 वेल स्टेटमेंट। ये छोटा सा सेक्शन है, आज पढ़ के खत्म करते हैं। जाके देख लें, अगले सफ़े पे भी 4 लाइनें हैं इसकी, जाके देख लें। यकीन आ गया? चलें, वेल स्टेटमेंट। अगर एक साहब अपनी इनकम छुपाते हैं तो हुकूमत को कैसे इल्हाम होता है कि ये शायद ज्यादा कमा रहा हो? उसके कपड़ों से, उसके जूतों से, उसकी गाड़ी से, उसके घर से, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से।
सिर्फ जिम में एंटर होने के लिए ऐसे जिम में जाते हैं जहां पे कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, वो 10 लाख तो ये सब्सक्रिप्शन जमा करवा रहे हैं जिम की। तो वेल्थ स्टेटमेंट एक चीज ऐसी है, अगर कोई बंदा इनकम छुपाए तो हुकूमत यहां से पकड़ लेती है कि उसने कमाया है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कह रहा है मेरी फैक्ट्रीज हैं, मेरे लंदन के अंदर फ्लैट्स हैं, मेरी और चीजें हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरी इनकम कम है, तो फिर हुकूमत कहेगी नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपकी इनकम कम है तो ये चीजें आसमान से उतरी हैं या जमीन लेके आई है अपने साथ, तो फिर उसको बताना पड़ता है मजबूरन कि मैंने इनकम्स कमाई हुई हैं। इसलिए कि इनकम्स छुपाना आसान होता है लेकिन एसेट्स छुपाना आसान नहीं होता। अब एक बंदे का दिल चाह रहा है कि मैंने BMW लेनी है, अब इसलिए BMW नहीं चलाएगा कि टैक्स वाले ना देख लें, तो फिर ली क्यों है तूने? तो 2 कनाल के बंगले में इसलिए नहीं रहेगा कि टैक्स वाले ना देख लें, तो फिर तूने कमाई क्यों है पैसे? तो इसलिए लोग एसेट्स छुपाने बड़े मुश्किल होते हैं लोगों को। तो एसेट्स की डिटेल देना हुकूमत को जरूरी है। एसेट्स की डिटेल जिस फॉर्म में दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? पढ़ें जी। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने 3-4 चीजें हुकूमत को बतानी होती हैं अपनी। आपके पास एसेट्स कौन कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी हैं, जाती, इसको पर्सनल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं आप। एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी हैं, इस साल आपने कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर किए। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को कितने पैसे तोहफे में दिए, कितने एसेट्स ट्रांसफर किए, और अगर एसेट ट्रांसफर किए मुफ्त में ट्रांसफर किए या पैसे देके ट्रांसफर किए, और आखिरी बात ये बतानी होती है कि घर के खर्चे कितने हैं। ये 4 डिटेल्स आपने बतानी है हुकूमत को। इट इज कॉल्ड एज वेल्थ स्टेटमेंट। पॉइंट 1, द कमिश्नर मे बाय, क्या नोटिस कहते हैं आप लोग, नोटिस कहते हैं, नोटिस। कमिश्नर मे बाय बारिश, कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फाइल a, it will contain the following particulars: total assets and total liabilities of the banda, of the banda's बीवी, of the banda's मुन्ने मुन्ने बच्चे, and बड़े बड़े अम्मी अबू, other dependents। ये किस दिन के एसेट्स बताने हैं? ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जिस दिन नोटिस की तारीख है, जिस दिन नोटिस में आपको तारीख लिखी है उस दिन के एसेट्स आपने बताने हैं। बी में तोहफे तहाइफ जो आपने दिए या फिर कोई अपने एसेट्स बेचे उनकी डिटेल देनी है। एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन, जो आपने ट्रांसफर कर दिए ड्यूरिंग द पीरियड, स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे साल में आमतौर पे होते हैं। कितने एसेट्स आपने ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द पीरियड एज ऑन नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड द कंडीशन फॉर एंड द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर। तो कितने रुपए के आपने बेचे, अगर बेचे तो द डिटेल ऑफ खर्चे, कितने के कपड़े खरीद के लाए, कितना आटा खरीदा, कितना चावल खरीदा, कितनी गंदम खरीदी। द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, हिज बीवी ने कितने के कपड़े खरीदे, माइनर चिल्ड्रन, बच्चों ने कितने के कपड़े खरीदे, एंड अदर डिपेंडेंट्स, अम्मी अब्बू ने कितने के कपड़े खरीदे, या असल में आपने खरीद के दिए, तब आएगा ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है लेकिन उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। एंड वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे, इसमें हम एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग लेके बीच में इनकम्स डाल के एक रिकॉन्सिलिएशन सी बनाने की कोशिश करेंगे, अगली क्लास में बन भी जाएगी। ये जमा करवाई जाएगी बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो नोटिस पे तारीख लिखी होगी आपने तब तक जमा कराने। कहते हैं कोई खास तारीख इसकी मैं नहीं बता रहा आपको। अगला सवाल है जी, वेल्थ स्टेटमेंट किस किस ने जमा करानी है। पहला सवाल हमारा यह था रिटर्न किसने जमा करानी है, तो रिटर्न तो भाई वो 13-14 लोगों ने जमा करानी थी। तो वेल्थ स्टेटमेंट में बड़ा तेज निकला, 13-14 के नाम दोबारा लिखने को दिल चाह रहा था, कहते नहीं, वो सारे लोग जो रिटर्न जमा कराने आ रहे हैं वो सारे के सारे साथ रिटर्न के साथ एक सफा स्टेपल करेंगे, उसका नाम होगा वेल्थ स्टेटमेंट। वो सारे वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाएंगे। कभी फिक्रा खुद भी पूरा कर दिया करें। पढ़ें, उन्हीं 14 बंदों 14-15 बंदे जो हम पे पढ़े हैं उन्हीं की लिस्ट दोबारा नहीं दे रहा, बल्कि क्या कह रहे हैं, वो सारे दोबारा आ जाएं। क्या जमा करवाने? रेजिडेंट फर्निश एंड वेल्थ अलोंग विद रिटर्न, रिटर्न के साथ ले आए। तो रिटर्न तो वो सारे लेके आ रहे हैं,
तो सारे वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाएंगे। अच्छा, इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न। अगर आप रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा रहे हैं ना, तो फिर आपने उसी तारीख को जमा करवानी है जिस तारीख को आप रिटर्न जमा करवाते हैं। और रिटर्न जमा कराने की तारीख लिख लें, 30 सितंबर होती है, तो फिर आप 30 सितंबर को ही जमा करा देंगे रिटर्न के साथ स्टेपल करके वेल्थ स्टेटमेंट। सुहेल खालिद काजी का पता है आपको? सुहेल खालिद काजी, ये पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। सुबह मुझे मिले थे, इन्होंने जाके हुकूमत से पूछा हम भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएं। तो सोच के बताएं, ये अपनी पार्टनरशिप फर्म कमा रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये इकट्ठी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा देंगे तीनों, या ये अलग अलग करवाएं अपनी वेल्थ की स्टेटमेंट जमा? अलग अलग करवाएं, क्योंकि उसके एसेट्स अलग घर में पड़े हुए हैं, उसके एसेट्स अलग घर में पड़े हुए हैं, उसके घर वालों के खर्चे अलग हैं, इसके घर वालों के खर्चे अलग हैं। तो पार्टनर्स को कुछ लोग गलती से समझते थे एक ही वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन मेंबरशिप्स पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर अलग अलग अपनी रिटर्न जमा करवाएगा। रिटर्न भी अलग अलग जमा करवाएगा। अपनी रिटर्न असल में वो अलग अलग जमा कराता है, एक एओपी की रिटर्न होती है वो इकट्ठी जमा हो जाती है। हम वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप के चैप्टर में, पढ़ेंगे एओपी के चैप्टर में। एओपी के चैप्टर में एक एओपी अपनी रिटर्न जमा कराएगी, हर पार्टनर अपनी भी अलग जमा करवाता है अगर वो इनकम कमा रहा हो अलग से एओपी के अलावा। एओपी का चैप्टर शुरू हो गया, सॉरी मैं कहाँ निकल गया, आपने सवाल पूछा मैं उधर से आगे चला गया, सबने आगे जाना है। एवरी मेंबर ऑफ एन एओपी shall furnish, every member of an AOP shall furnish every member of an AOP, यानी सुहेल अलग, खालिद अलग, काजी अलग। Every member of an AOP shall furnish wealth statement and wealth reconciliation statement along with the AOP की रिटर्न जब लेके आ रहे होंगे तब साथ ही जमा करवा दें। आप बता दें जी, बहुत छेती है, मैं आगे जाऊंगा आवाज आएगी। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि कितने लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है? 3 लोगों ने। अगर पेपर में सवाल आए, ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें से 2 सवाल आते हैं पेपर में, अगर सवाल आए किसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, तो 3 ने। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल अलॉन्ग विद रिटर्न, एवरी मेंबर ऑफ एओपी अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एओपी, एंड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम होम कमिश्नर रिक्वायर। पॉइंट 1 की पहली लाइन पढ़ें, पॉइंट 1 की पहली लाइन पढ़ें। एक बंदा है रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है, या एक बंदा है वो किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं है और सड़क पे जा रहा है, इसी सफे पे हूं मैं, और सड़क पे जा रहा है, कमिश्नर ने पूछा अबे कौन है तू? कहते मैं जॉन हूं। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई, कहते पॉइंट 2 में लिखा ही नहीं हो कहीं मैं जमा करवाऊं। जॉन मास्क नहीं पहना, उतने शर्म नहीं आती, चल वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा। तो देखें पॉइंट 1 की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था? द कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी, बड़ा ब्रॉड है ये, फिर 2 वाले नहीं होंगे, 2 वालों ने तो करानी ही करानी है। कमिश्नर भी किसी को पकड़ के कह सकता है चल अबे मेरे भाई रिटर्न जमा करा दी है तूने या नहीं कराई, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा। अच्छा, अब अगले सवाल का जवाब दे दें, कितने लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है? 3 लोगों ने। ये अलग बात हो गई, सॉरी वेल्थ स्टेटमेंट मादरत। कितने लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है? वेल्थ स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स या कंटेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी, ये इसके पर्टिकुलर्स हैं या इसके कंटेंट्स हैं? और जमा कितने लोगों ने करानी है? वो 3 लोगों ने करानी है। ये 2 अलग अलग बातें हो गई। अब आप हजरात आ जाएं, क्लास पूरी होने का वेट किया जा रहा था, पेज 276 पे। एग्जाम्पल 1, अब हम वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। मिस्टर नदीम हैज फाइल्ड फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30/15। 30/15 के साल की उसने आपको वेल्थ स्टेटमेंट दी है। वेल्थ स्टेटमेंट सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट होती है। अच्छा, नदीम ने बताया है कि 30/15 की रात को मेरे पास
डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक प्लॉट था, मैं इधर इसका जाती प्रॉफिट एंड लॉस बना लेता हूं, जिसके इसके इनकम्स और घर के खर्चे आ जाएंगे, और मैं इधर इसकी बैलेंस शीट बना लेता हूं, बैलेंस शीट। लेकिन वैसे ये P&L बैलेंस शीट होते नहीं है, इनका नाम मैं क्लास के एंड पे बदल दूंगा समझने के लिए। बैलेंस शीट में एसेट्स आ जाएंगे और लायबिलिटीज आ जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। इसके पास DHA में एक प्लॉट पड़ा है 3500 का, सिंगल एंट्री की तरह सवाल करेंगे, ब्रॉड डाउन्स लिख लेंगे, फिर जनरल एंट्रीज करना शुरू करेंगे। कैपिटल इन एबीसीएन कंपनी, एबीसीएन कंपनी नीचे जाके लिखा होगा पार्टनरशिप फर्म है, तो इसके लिए आप आगे लिखें इन्वेस्टमेंट इन फर्म। पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट है, असल में कैपिटल तो उसको पार्टनरशिप वाले कहेंगे कि ये इसका सरमाया है, इसका कैपिटल है, घर से पैसे लाया है, लेकिन ये इसको कैपिटल खुद नहीं कहेगा, ये कहेगा मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये है इन्वेस्टमेंट इन फर्म, इन्वेस्टमेंट इन फर्म। जी भाई, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है एओपी में? नेक्स्ट, ज्वेलरी पिछले साल के आखिरी दिन 500 रुपए की इसके पास पड़ी हुई थी। ये शेयर्स हैं, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनी। दूसरे और चौथे में ये फर्क है कि पार्टनरशिप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है, और कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको शेयर मिलते हैं। तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का सबूत होता है शेयर सर्टिफिकेट, और पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट करने का सबूत होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ही बनता है, फिर सारे पार्टनर्स उसकी फोटोकॉपी अपने पास ले जाते हैं, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट हर शेयर होल्डर के लिए अलग बनता है, जिसको वो घर लेके जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ये इन्वेस्टमेंट इन कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट इन एओपी नहीं है। जी, कंपनी शुरू हुई थी, कारोबार में कितना पैसा डाला था इसने किसी कंपनी के? जी, इसका प्लॉट किधर है? किसी पार्टनरशिप फर्म में कितना सरमाया डाला था? घर ज्वेलरी कितनी पड़ी हुई है? किसी कंपनी में कितना सरमाया डाला था? कैश और बैंक 1500, और नीचे जो ट्रांजैक्शंस है ना, वहां कैश एंड बैंक का डाटा अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसलिए सवाल वाले ने मुझे कैश एंड बैंक अलग अलग दिया है, मैं उसे इकट्ठा करने लगा हूं। कैश कितना? बैंक ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक। पर्सनल लोन, जाती लोन लिया हुआ है इसने, उधार लिया हुआ है, कितना? 1000। घर के एसेट्स, घर की लायबिलिटीज। ओके, अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई तो मोबाइल वाले भाई अब हम जनरल एंट्रीज करने लगे हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, यहां तक नोट कर लें आप, यहां से लेके वहां तक आ रहे हैं।
जी अब हर अमाउंट की जनरल एंट्रीज करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। इस साल आपको ये डेटा दिया गया है। घर की अकाउंटिंग, घर का P&L, घर की बैलेंस शीट पहली दफा बना रहे हैं। ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 1200। जी भाई, जब घर में 12 लाख रुपया लेके आएगा दफ्तर से तो सारे लोग सारे काम छोड़ के 12 लाख को अंडरलाइन करें और इसकी जनरल एंट्री लिखें। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। घर की अकाउंटिंग सिंपल सिंपल सी, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। कराएं जी पोस्ट। कैश डेबिट कितने से? जी ये मेरे को टी अकाउंट तो बना नहीं रहा वहां पे कैश एंड बैंक का, वो जमा माइनस ही करना है। टी अकाउंट तो अकाउंटिंग की क्लास में बनता है। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। टैक्स जमा कराने की एंट्री बताएं। टैक्स आपका एसेट होता है या एक्सपेंस होता है? बोले एंट्री। टैक्स एक्सपेंस डेबिट। जी कितना? टैक्स एक्सपेंस डेबिट। कैश कितना? आप लोग सामने ही करते रहे माइनस। ओके नेक्स्ट। ही सोल्ड शेयर्स ऑफ फॉर। ऑफ फॉर का क्या मतलब है? ऑफ 2 लाख, फॉर 3.5 लाख। 2 लाख कॉस्ट वाले शेयर। ये 2 लाख कॉस्ट वाले शेयर्स कहां से आ गए? शेयर्स तो हमारे पास 1000 रुपए वाले पड़े हैं, वही शेयर्स हैं। 1000 सारे नहीं बेचे ना, 1000 में से 200 वाले बेच दिए। जरूरी तो नहीं होता कि आपके 10 घर है तो 10 के 10 ही बेच दें। तो शेयर कितने पड़े हुए थे हमारे पास? कितने वाले उसमें से बेच दिए? 1000 में से 200 वाले बेच दिए, 800 वाले पड़े रह जाएंगे। और बेचे कितने वाले? 200 वाले। कितने के? अब फिक्स्ड एसेट बेचने की एंट्री बता दें। फिक्स्ड एसेट बेचने की गेन क्रेडिट। लेकिन शेयर डेप्रिशिएट नहीं होते, तो शेयर बेचने की भी यही एंट्री है, लेकिन शेयर डेप्रिशिएट नहीं होते। लेकिन एसेट की जगह लफ्ज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, वही जो आ रही है। जी भाई, कितने वाले शेयर बिके? कितने के? कितना फायदा देके गए? भाई मुझे ये ना बताइएगा, ये कैपिटल गेन है, होल्डिंग पीरियड कितना है ये बताएं। मैं रिटर्न नहीं बना रहा, मैं वेल्थ स्टेटमेंट बना रहा हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट में घर की जनरल एंट्रीज पोस्ट होती हैं बस। मैं कोई ये जो जवाब निकलने इस पे मैंने ये नहीं कहना कि पेज 30-31 खोलें रेट लगाएं। ये इस बंदे की जायदाद की लिस्ट बन रही है, बस कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा हूँ। हाँ, कैपिटल गेन में मुझे नहीं पता, जितना भी लेके जाना है आप ले जाइएगा। ये भी मैं न्यूमेरिकल तो करा ही नहीं रहा, मैं तो टैक्स कैलकुलेशन की बजाय उसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ आपसे। तो जनरल एंट्री पूरी पोस्ट करानी पड़ेगी आपको इसमें। जी बताएं, कितने वाले शेयर चले गए? तो इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट कर दूं? 200 से, ताकि 800 वाले शेयर पड़े रहे, वो फिर कभी बेच देंगे। जी शेयर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, आगे बोलें। प्लस फायदा कितना आया? इनकम गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कितना?
गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। नहीं अब वैसे क्या रिसीव्ड क्लास लिखा हुआ है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना नहीं। भाई कह रहे हैं सैलरी हो सकता है मिली ना हो, रिसीवेबल हो। मैं पहली एंट्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं, सैलरी हर महीने एम्प्लॉय को मिलती रहती है, और अगर नहीं मिलेगी तो सवाल बता देगा खुद। भाई कह रहे हैं मुझे लफ्स लिखा हुआ है पहली लाइन में सैलरी अर्नड, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है एंट्री करूं रिसीवेबल डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। तो ऐसा मत करें, क्योंकि सैलरी की नेचर ऐसी है कि एम्प्लॉय जो है उसको छोड़ता नहीं है, और हर महीने की तनख्वाह महीने मिलती है पूरी दुनिया में। ओके तो ये पॉइंट 2 बड़ा मजे का था। शेयर 200 वाले जा रहे हैं, पैसा 350 देके जा रहे हैं, बाकी हमें फायदा देके जा रहे हैं। ही सेटल्ड हिज लोन, और आराम सादा सी एंट्री बता दें, लोन वापस करने की एंट्री। लोन लेने की एंट्री क्या है, वापस करने की जी, लोन डेबिट। और कैश पढ़े जी आगे। घर के खर्चे 8.5 लाख, आटा चावल गंदम चीनी बला बला। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहां पे वो मैंने एंट्री मिटा दी शेयर खरीदने वाली। अगर इधर गाड़ी भी बेच देना, गाड़ी घर वाली गाड़ी, तो हमने कहा था ये कैपिटल एसेट नहीं है और कैपिटल गेन इस पे नहीं आता, लेकिन अगर घर वाली गाड़ी बेच दे फिर भी आपने एंट्री करनी है। कार क्रेडिट, कैश डेबिट, गेन या लॉस डेबिट क्रेडिट, क्योंकि घर का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये इनकम्स जो आनी है मैंने इन पे टैक्स नहीं देना, मैं तो ये सिर्फ जायदाद की डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूं। इसलिए अगर घर की गाड़ी बेच दे तो भी जनरल एंट्री पोस्ट कर दीजिएगा। हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं तो फिर जनरल एंट्रीज पूरी करें उसकी। ओके, हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8.5 लाख। घर के खर्चों की एंट्री बताएं। कितने से? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डेबिट और कैश जून के महीने में जब एसी चलने लग जाता है तो घर वाले क्या कहते हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। जब शादियों का सीजन आता है तो हर शादी पे जाके पैसे देने पड़ते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है घर का। अब आप अगला पॉइंट पढ़ दें। He has given a gift of 4 लाख to his brother कामरान थ्रू क्रॉस। उसने कामरान को गिफ्ट दे दिया कैश में, क्रॉस चेक में जैसे भी दिया, तो बैंक क्रेडिट हुआ, लेकिन कैश एंड बैंक हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं। तो कामरान को उसने गिफ्ट दे दिया जी 4 लाख रुपया। एंट्री बताएं। रिसीवेबल फ्रॉम कामरान डेबिट। भाई को 4 लाख रुपए देके तोहफे में बाद में ये सोचते हैं कि मुझे भी इंशाल्लाह मिल ही जाएगा, उम्मीद लगा लेते हैं कि मिल जाएगा। हाँ तो भाई ये तोहफे देने अल्लाह के लिए होता है, उम्मीद नहीं लगानी होती, क्योंकि फिर उम्मीद टूटती है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। तो इसलिए तोहफा अगर आपने देना है किसी को तो अल्लाह को खुश करने के लिए देना है, तो इसलिए वापसी की उम्मीद ना लगाया करें। अगला आपको लिफ्ट भी ना कराए फिर भी आपने उसे एहसास नहीं दिलाना मैंने तुझे 4 लाख रुपए दिया था, तो ये बड़ी गलत बात है। ओके बता दें जी, फिर खर्चा, फिर ये खर्चा है या ये इन्वेस्टमेंट है? हाँ, क़यामत के एतबार से तो इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के एतबार से खर्चा है। He has given a gift of 4 लाख। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, मिल नहीं रहा हमें कि इनकम में खर्चा हो रहा है हमारा।
हमें गिफ्ट मिले बड़ा मुश्किल। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 400 और बैंक क्रेडिट, लेकिन मैं कैश एंड बैंक इकट्ठा लेके चल रहा हूं -400। ओके यहां तक सारी एंट्री से सैलरी इनकम की एंट्री बताएं क्या की थी, कैश डेबिट, उस पर जो टैक्स पे किया था उसकी एंट्री, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। शेयर बेचने की एंट्री, कैश डेबिट, शेयर क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और गेन क्रेडिट। और लोन वापस करने की एंट्री और घर के खर्चे या गिफ्ट की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट। ओके, अगली चीज आपने मुझे बतानी है सफे पे देखे बगैर। दो तीन लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू किया, आपने उसमें 100 रुपया डाला, आपने कहा एक कायदे आजम का नोट मेरी तरफ से, आपने 100 रुपया डाला। साल के एंड पे पार्टनरशिप फर्म ने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट के अंदर उससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें बनता है पार्टनर एबीसी का शेयर। आपके लिए पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया 30 रुपए, आप बड़े खुश हुए, डेबिट क्रेडिट में कर रहा हूं, आप बड़े खुश हुए, आपने कहा फर्म ने मेरे लिए 30 रुपए कमा लिए, बहुत अच्छी बात है। 100 रुपया डाल के साल का 30 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, 30% इन्वेस्टमेंट, आप बड़े खुश हुए। आपने पार्टनरशिप फर्म को कहा कि मुझे 30 रुपए दे दो, उसने कहा ड्राइंग इतनी ज्यादा ना करो, बिजनेस में भी रहने दो, तो 30 रुपए में से 18 रुपए आप घर ले आए, 18 रुपए उन्होंने ड्राइंग की इजाजत दे दी। पार्टनरशिप फर्म एंट्री करेगी ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन मैं तो आज नदीम की अकाउंटिंग कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म की नहीं कर रहा, तो वो भी नदीम जो भी एंट्री करे। और हुकूमत ने कहा इसमें थोड़ा सा मेरा सा हिस्सा, थोड़ा मेरा हिस्सा, तो हुकूमत को आपने टैक्स दे दिया 2 रुपए से। अब एंट्रीज आपने बतानी है, अमाउंट्स मैंने बता दी। पार्टनरशिप फर्म ने आपने पैसा डाला कितना, 100 रुपया। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट आपको आपके लिए कमा लिया। पार्टनरशिप फर्म ने आपके लिए कितना प्रॉफिट कमा लिया, आपने कहा मुझे दे दो, पार्टनरशिप ने कहा थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ज्यादा ड्राइंग ना करो, तो आप कितना घर ले आए, लेकिन आप कमा कितना चुके हैं, आपको खुशी कितने की होगी, 30 की, लेकिन उसमें से घर कितने लेके आए, बाकी फिर कभी ले आएंगे, और हुकूमत ने थोड़ा सा उस पर टैक्स मांग लिया। तो ये 4 चीजें हैं। पहली की एंट्री मैं बता देता हूं, बाकी की आप बता दें। आपने पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म डेबिट कैश क्रेडिट। पार्टनरशिप फर्म ने आपको फोन करके बताया कि हमने आपके लिए 30 कमा लिया है, उसमें से 18 लेके चले जाओ। जी, हमने आपके लिए 30 कमा लिया है, ठीक है, इनकम क्रेडिट इतना तो ठीक है। रिसीवेबल डेबिट, एक्सीलेंट, एक्चुअली ये भी रिसीवेबल ही होता है, रिसीवेबल फ्रॉम फर्म, तो रिसीवेबल डेबिट या इन्वेस्टमेंट भी नहीं, इन्वेस्टमेंट ही कह देंगे हम। हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई हैं। अब 100 डाला था, 30 ग्रो कर गया, टोटल 130 की ग्रोथ शो हो गई। 130 में से कितना घर ले आए, 18। ड्राइंग नहीं, और ड्राइंग की एंट्री तो पार्टनरशिप फर्म करेगी, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, मैं तो वैसे घर लेके आ रहा हूं। दोबारा इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी हो भाई, दोबारा इनकम रिकॉर्ड कर ली तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जी भाई, पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला, एंट्री बोले रिसीवेबल डेबिट, फर्म ने मेरे लिए कमाया, रिसीवेबल डेबिट, मैं फर्म से ले आया, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इट इज हाउ वी पास द जर्नल एंट्रीज। तो इसको छोड़े परे, पार्टनरशिप फॉर्म में कितना पैसा डाला वो सवाल में ऑलरेडी गिवन था ब्रॉड डाउन के फॉर्म में,
अब आप हमारे सवाल की नरेशन पढ़ते हैं और इसी सवाल की एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं। पढ़ें जी, सवाल के टॉप पे जाएं। हमने फर्म में कितना सरमाया डाला हुआ है? 2500। ये पिछले साल का क्लोजिंग है, यानी इसकी फिर एंट्री हमारे साल नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट की जरूरत नहीं। ये कभी पिछले साल फर्म में पैसे डाल दिए होंगे या उससे पिछले साल। इस साल बताएं क्या हो, फर्म ने हमारे लिए कितना कमाया? 450। अब बता दें हमें खुशी कितने की होगी? 450। उसमें से हम घर कितने ले आए? फर्म ड्राइंग डेबिट करेगी, हम ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, वो फर्म करेगी। हम पैसा घर ले आए 275। इमरान खान ने कहा विद थोड़ा सा, वो कितना? 40। चलें जी, अब एनओटी कर लें। ये सबसे मजे की एडजस्टमेंट थी। हाँ अभी मैं आता हूं, उसके लिए मुझे चेयर से उठना पड़ेगा। टेस्ट दे दिया है, हाथ खड़ा करें। टेस्ट दे देंगे, जान चली जाएगी, टेस्ट नहीं देंगे। अच्छा जरा आज टेस्ट छोड़ के देखें, कौन ट्राई करेगा? आज जरा छोड़ के देखें टेस्ट, कौन हिम्मत करता है हाथ खड़ा करने की? जबरदस्त, सारे बच्चे टेस्ट देंगे। कैसे बच्चे आए हैं? ये पहली दफा वैसे हो रहा है 10-12 साल से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, पूरी क्लास कह रही है मैं टेस्ट दूंगी। क्या जबरदस्त क्लास है। टीए भाई देख लेना, कोई एक एक दो दो सफा भर के या अपना नाम लिख के ना टेस्ट दे के जा रहे हो। सर ने कहा था टेस्ट दे दो, चलो नाम रोल नंबर लिखा है ऊपर चल के। ओके, टीए भाई बैठे नहीं है, गायबाना बात हो रही थी उनसे। बड़े वो आपको नजर आ गए तो आप डरेंगे। He has earned, मेरी उनकी इस तरह की बातें चलती रहती हैं। He has earned profit on ABC. He has earned, उसका हिस्सा है 450. His drawings from the firm were 270. उतना घर ले आया 275 और हुकूमत को दिया 40। जी करें जी एंट्रीज। हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई कितने से? 450। अच्छा ये बिल्कुल उसी तरह देखें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। देखें इधर, फर्ज करें वो इन्वेस्टमेंट्स तो हमारी 2500 पे है ना पड़ी हुई। दरख्त खरीदा 2500 का, दरख्त बढ़ गया, दरख्त पे 450 सेब उगे, 275 सेब तोड़ लिए, उसमें से हुकूमत का कुछ हिस्सा। ओके चलें जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी डबल एंट्री पूरी होगी 450 की। अब तो 450 की डबल एंट्री होगी, 450 की डबल एंट्री होगी जी। 275 की एंट्री। घर में पैसों की रेल पेल हो गई 2,75,000। घर में तैरता हुआ नजर आ रहे, पैसों की रेल पेल 4.5 लाख की हुई या 2,75,000 की, लेकिन खुशियां 4.5 लाख की घर में खुशियां घूम रही हैं और घर में पैसों की कितनी रेल पेल है? तो इसकी एंट्री बोलें कैश डेबिट और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट 275 जी। हमारी प्यारी हुकूमत का हिस्सा 40। जी। नहीं वो बेहतर है प्रेजेंटेशन, डबल एंट्री लेके चलें। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितना? 1।
minus 40. ओके 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 ओके। आज आपने ना अकेले में बैठ के टेस्ट करना है, कल इंशाल्लाह उसको इकट्ठे बैठ के करेंगे। आप आखिर में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं आप। आपको 20 रुपए वाला फर्नीचर पसंद आया, आपने कहा ये मुझे चाहिए, दुकानदार ने कहा कुछ दिनों में आ जाओ। अभी आपके जेब से पैसे निकालने लगे हो दुकानदार ने कहा कुछ दिनों में आ जाओ, आपने कहा अभी मैं कितने पैसे देके जाऊं, उसने कहा 7 रुपए दे दो। 20 रुपए के फर्नीचर के आप 7 रुपए देके आ गए, दुकानदार ने कहा कुछ दिनों में आ जाना, फर्नीचर ले जाना। आप बताओ आप 7 रुपए की क्या एंट्री करोगे? आप बताओगे, आप बोलोगे 20 रुपए का फर्नीचर, एंट्री आसान सी है, ऐसे ही वो प्रेशर बिल्ट हो जाता है, एंट्री आसान सी है। 20 रुपए का फर्नीचर था, दुकानदार ने कहा 7 रुपए भी देके चले जाओ और फर्नीचर कुछ दिन में मैं तैयार कर देता हूं। हाँ, एडवांस फॉर फर्नीचर डेबिट, कैश। फर्नीचर क्यों नहीं डेबिट हो सकता? क्योंकि अभी तो शायद वो लकड़ी भी नहीं दरख्त से कटी जिससे बनना था, तो फर्नीचर मिलना तो दूर की बात, तो फर्नीचर नहीं मिला, इसलिए फर्नीचर डेबिट नहीं हो सकता। ये 20 रुपए का सवाल में क्या करेंगे? इग्नोर। और जब कभी फर्नीचर आएगा फिर 20 रुपए से फर्नीचर डेबिट कर लेंगे, वो अलग बात है। अगली लाइन पढ़े जी। किससे? नहीं, फिर जब कभी फर्नीचर आएगा तो एंट्री होगी फर्नीचर डेबिट 20 रुपए से, एडवांस क्रेडिट 7 रुपए से और कैश क्रेडिट 13 रुपए से। ओके, पढ़ें जी अगला पॉइंट। अगले पॉइंट को सामने रख के सवाल पूछ लें, कुछ जहन में आ रहा है तो। अगला पॉइंट वही है, एक मिनट, अगला पॉइंट मुझे पढ़ लेने दें, फिर सवाल पूछ लें। ही परचेज द, इसका मतलब है डीएचए के अलावा ये कहीं जाना चाह रहा है। ही परचेज द न्यू प्लॉट एट ईएमई सोसाइटी फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख का उसने टोटल खरीदा है, उसमें किस्तें कितनी करा ली हैं? इसने 20 किस्तें करवा ली हैं, 20 इंस्टॉलमेंट्स। इस साल तक उसने अभी सिर्फ 7 लाख की इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, तो बकाया कितनी रह गई हैं? 13 लाख की। अभी तक दे कितनी दी हैं? 7 लाख की। तो बताएं जी, एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा जी, इसमें मेरे भाई आईकैम ने भी इसी तरह वैसे अपने सोल्यूशन में किया हुआ है। इसमें थोड़ा मार्केट की नॉर्म भी देखनी पड़ती है कि चीज कब मिली है। सवाल में डिलीवरी का लफ्ज कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, परचेज का लफ्ज आ रहा है कि मैंने खरीदा है, एक ट्रांजैक्शन की है मैंने परचेज की, ठीक है। तो कुछ हजरात कहते हैं कि इसकी एंट्री इस तरह कर लें, प्लॉट डेबिट 20 से और कैश क्रेडिट 7 से और पेएबल क्रेडिट 13 से। लेकिन ये मार्केट की नॉर्म नहीं है आमतौर पे, क्योंकि मार्केट में अगर आप प्लॉट लेने जाएं तो आप 6-7 किस्तें दे दें तो वो कभी भी आपको जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, और घर बनाने की इजाजत तो अक्सर देते ही नहीं। वो कहते हैं कम से कम, जी सब एक थोड़ा बात पूरी कर लेने दो, वो कम से कम कहते हैं 18-19 किस्तें तो आप पे करो, तो फिर कहीं जाके आपको प्लॉट बनाने की, इस पे घर बनाने की इजाजत मिलेगी और फिर आपको प्लॉट ट्रांसफर भी हो जाएगा। वरना उतना अरसा आपके पास फाइल रहती है और वो प्लॉट के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपको देते नहीं। तो जब प्लॉट के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर नहीं होंगे तो आप प्लॉट डेबिट कर नहीं सकते, क्योंकि प्लॉट की ओनरशिप अभी आपको ट्रांसफर ही नहीं हुई। हाँ, अगर आप इस सवाल में assumption ले लें कि आई एज्यूम दैट प्लॉट इज ट्रांसफर्ड, तो फिर आप ये एंट्री कराएं, वरना मेरे ख्याल से मार्केट की नॉर्म को सामने रखते हुए यही एंट्री करनी चाहिए। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कराइएगा। हाँ, स्टूडेंट को नॉर्म्स का नहीं पता, ठीक है, तो पेपर में इसलिए तो 100 मार्क्स नहीं लेने होते ना, 100 मार्क्स नहीं लेने होते। मुझे उम्मीद है कि शायद वो दोनों को पास कर देगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं, बड़ा खुला दिल है उसका, सीरियसली बता रहा हूँ। पढ़ें जी, पढ़ें जी। पेपर में 100 नंबर का होता है ना, तो 2-3 नंबर का ऐसा होता है जिसमें 2 राय होती हैं।
बाकी 97 का सीधा सीधा होता है, डिफाइन अंडरस्टैंड टेकिंग, वो नहीं, वो भूल गया था। तो इस तरह का पेपर होता है सीधा सीधा। ओके, तो इस तरह की हो जाती है इक्का दुक्का एडजस्टमेंट जिसमें राय में इख्तलाफ हो, कोई मसला नहीं, इस तरह तो चलता ही रहता है। तो इसमें ज्यादा बेहतर यही है कि अज्यूम करें प्लॉट नहीं मिला, तो इसलिए एडवांस को सिर्फ एडवांस के तौर पर शो कर दें। तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर वाज़ेह तौर पे लिखा हो जाता है इट इज हैंडेड ओवर या पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, तो फिर और बात थी। तो अभी सिर्फ इसको एडवांस शो कर दें। राइट टू रिसीव प्लॉट, एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट जी कितने से 7, और क्रेडिट कैश कितने की इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी 700 की। आखिरी लाइन पढ़े। ऑन 30/16 हिज बैंक बैलेंस वाज ऑन 30/16 हिज बैंक बैलेंस वाज 475। अब सारे ऊपर देखें, असल में ना अब टोटल कर देते हैं, लेकिन ये टोटल जो है ये ना कैश आएगा ना बैंक आएगा, बल्कि ये कैश एंड बैंक जमा करके आएगा, क्योंकि बीडी दोनों का था, ब्रॉड डाउन दोनों का था, रिसीट्स और पेमेंट्स डाली। अब क्लोजिंग बैलेंस वाला कैलकुलेटर पे निकालें, 1500 जमा 2000 जमा 1200 माइनस 100 जमा 350 करते करते 27। इज इट कैश, इज इट बैंक, और इज इट कैश एंड बैंक? Because my starting point was cash and bank, then it means my ending point is cash and bank. अब जरा आखिरी फिक्रा दोबारा पढ़ें जो सवाल का है। भाई कैरी डाउन की जनरल एंट्री नहीं होती, मुझे जनरल एंट्री ना करवाएं, कुछ और मतलब है इस बात का, वो मतलब समझाएं। बताएं इसका क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना है। अब आप ऐसा करें, असल में ना सवाल में चलाया था इसने अलग अलग बैलेंस देके कैश एंड बैंक का, हमने इसलिए इकट्ठा किया कि सवाल में हर ट्रांजैक्शन के साथ लिखा नहीं हुआ कौन सी कैश में कौन सी बैंक में, सिवाय एक के जो क्रॉस चेक से दी हुई थी, बाकियों के बारे में लिखा नहीं हुआ था, तो हमने इसलिए चलाया इकट्ठा। तो जब एंड पे पहुंचे तो ये कैश एंड बैंक का इकट्ठा बैलेंस आ गया। अब बेहतर है कि यूजर को आप अलग अलग बताएं, सॉरी एफबीआर को आप अलग अलग बताएं मेरे कैश में कितने पैसे हैं, बैंक में कितने पैसे हैं। तो अब वो बैंक के बैलेंस दे रहा है, हमारा टोटल बैलेंस कितना है कैश एंड बैंक का, इसमें बैंक का 475, तो बाकी क्या पड़ा होगा। ओके बस ओवर हो गया, जमा कर दें फिगर्स। अभी तो देखते रहे, प्लॉट 3500, ज्वेलरी 500, इन्वेस्टमेंट बताएं 26, ये प्लस 450 माइनस 275। अच्छा जी, लाइबिलिटीज बताएं 500, बस टोटल कर दें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैश एंड बैंक में डलवाया, फिर टोटल कैसे ये आ रहा है। अच्छा जी, कैश बोले 2260, बैंक 475,
ओके, अब मुझे ये बता दें ये नाम गलत है, ये नाम गलत है, इसका नाम है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी मेंट? स्टेटमेंट, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 16। और ये एज ऑन है, ये है वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 16। P&L बैलेंस शीट गलत नाम था, बट यू पीपल आर स्टिल thinking. You people are still thinking that it is reconciled with what? एक होता है ना माथे पे वट पड़ गया, बल पड़ गया। It is reconciled with what? अब सारे ऊपर देखें, आपको पता है रिकॉन्सिलिएशन जब भी आती है तो हमारा दिल धक 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 करने लग जाता है, क्योंकि रिकॉन्साइल तो करनी नहीं आती। तो रिकॉन्सिलिएशन बीआरएस से ये मसला शुरू हुआ था, कंट्रोल अकाउंट में जाके खत्म हुआ था और अभी जिंदगी में बाकी है। ओके, अब मेरे भाई ये क्या है? किस रंग का? लाल। ये खुलने लगा है, रिकॉन्सिलिएशन मैच होने लगी है, एक चीज लाया है ये। स्पेलिंग गलत हो गई। ओपनिंग कौन सी वेल्थ? सवाल में जाके इस जैसी फिगर ढूंढे, लेकिन 30/16 की नहीं, 30/15 की। सवाल में जाके ओपनिंग वेल्थ ढूंढे, ओपनिंग वेल्थ 10,000 आ रही है। टोटल क्या आ गया? पर्सनल लोन के नीचे देखें 10,000, 11,000 के एसेट थे, 1,000 का लोन था और 10,000 का। ओके, कैमरे में आखिरी बुक वाले 10,000 दिखा दो कैमरे में, जरा अपनी बुक ऊपर करके, उंगली करके। ओके, तो 10,000 इस बोले ओपनिंग वेल्थ में जब इस साल की वेल्थ की नेट इंक्रीज शो होगी। नेट इंक्रीज क्या मतलब? इनकम्स माइनस खर्चे। ओपनिंग वेल्थ में जब इस साल की इंक्रीज शो होगी तो क्लोजिंग वेल्थ के बराबर आ गया तो दिल धक धक करना बंद कर सॉरी वो दिल रिलैक्स हो जाएगा। तो ओपनिंग वेल्थ में इस साल की इनकम्स ऐड करें और खर्चे माइनस करें। ओपनिंग वेल्थ पहले सवाल से बताएं, इसके आगे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 10,000। अब वापस आ जाएं ब्लैक मार्कर पे, टोटल कराएं। ओ जबरदस्त, ऑसम, यू आर ग्रेट। 10410। अब सुने जरा असल में कहानी क्या है। कहानी बड़ी सिंपल सी है, कहानी बड़ी सिंपल सी है। इधर देखें, मैं आपकी बनाने लगा हूं वेल्थ स्टेटमेंट और आपकी बनाने लगा हूं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओपनिंग वेल्थ, आपके पास दिन के शुरू में 10 रुपए पड़े थे। ओपनिंग वेल्थ, ठीक है जी। आपने कमाया तो कुछ है नहीं, आपने खर्चा कर दिया 4 रुपए का। अब 10 रुपए के वेल्थ थी, 4 लूज हो गई, वेल्थ बची कितनी? 6। साल के आखिर में अब्बू ने पूछा, बेटा कैश बताओ कितना पड़ा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैश आपने 6 नहीं, आपने कहा 5 रुपए पड़ा हुआ है। अब्बू ने कहा पुत्र की चक्कर है,
कि तू कह रहा है 5 रुपए पड़ा हुआ है, मेरे मुताबिक 6 रुपए पड़ा होना चाहिए। 10 रुपए सुबह थे, 4 का तूने कह रहा है खर्चा किया है, टॉफियां 4 एक्लेयर्स आपने निकाल के दिखा दी और ये 6 रुपए बच गए। खुदा ना खासा पता चला कि एक सिगरेट भी आपने खरीदी थी, वो आपने बताई नहीं थी। आप बोले अब तो सही हो गया ना सब कुछ, अब आपके खर्चे ये आ गए, ठीक है। तो ओपनिंग वेल्थ में अगर इनकम्स जमा कर दें, खर्चे माइनस कर दें, तो जो जवाब आता है वो किसके बराबर आना चाहिए? जो साल के आखिर में मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं। तो इस बात को छोड़ें सारे, हम तो सिंपल सी बात अपने लिए याद रख लेते हैं। किसी भी बंदे के क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज एक सफे पे लिख लो और ओपनिंग का डिफरेंस यहां लिख लो और इनकम्स और खर्चे डाल दो, तो ये जवाब उसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये है, इसमें फॉर द ईयर इनकम्स आ रही हैं और इसमें एज ऑन एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे हैं। क्लियर? ओके, आखिरी बात इसमें यह है कि भूल गई अच्छा, बस ये है, इट इज फॉर द ईयर एंड इट इज, हाँ आखिरी बात इसमें यह है, आप रात की हंसने की बरकत से याद आ गई, हंसना वैसे मुनासिब नहीं था इस जगह पे। आखिरी बात इसमें यह है कि हुकूमत को पता चला कि इसका एक प्लॉट गुजरांवाला में भी है, गुजरांवाला में 6000 का। जब हुकूमत को पता चला कि 6000 का ऐसा गुजरांवाला में प्लॉट है, तो हुकूमत ने 6000 उधर डाला, ये शूट अप करके हुकूमत ने कहा मैच करा। आपने कहा मैं कारोबार भी करता हूं, मैंने उससे 6000 कमाया था, हॉर्न पकड़ा गया। वो कहेगी आप पकड़ा गया, आप पकड़ा गया। तो अगर हुकूमत आपके एसेट्स का पकड़ ले तो आप मजबूर हो जाते हैं अपनी इनकम शो करने पे। ये एक तरीका है हुकूमत का, इनकम पकड़ना हुकूमत को मुश्किल होता है क्योंकि हुकूमत को ये नहीं पता होता आपने क्या कमाया, लेकिन एसेट्स पकड़ना हुकूमत के लिए आसान होता है। तो जिन लोगों के एसेट्स पकड़े जाते हैं ना, उनकी रिकॉन्सिलिएशन आउट हो जाती है और वो भी आउट हो जाते हैं। तो ओपनिंग में कैसे डालेंगे? तो आपको फिर यहां पे शो करना पड़ेगा। ये इस साल लिया ना, फर्ज करो। ओके, किताब निकालें जी, पेज नंबर 279, पेज 279। अच्छा टाइम, ठीक है, ओवर।